एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कैंपस मॉम। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। सो आप सबको पता है कि डेल्टा एक्स कंपनी आने वाली है फॉर बैच 2025, राइट। सो इसके लिए जो फर्स्ट राउंड होगा वो एमसीक्यू बेस्ड राउंड होगा, जिसके अंदर हम 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एंड हमें 45 मिनट्स मिलेंगे ताकि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब जो इसके अंदर टॉपिक्स आएंगे और जो सब्जेक्ट्स आएंगे जो कवर्ड होंगे, दैट इज सीक्वल होगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जो कि बेसिक्स होंगे, एंड देन इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। सो इन सबको आपको अच्छे से स्टडी करना है, प्लस बेसिक्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पुट किए जा सकते हैं, राइट। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डेल्टा एक्स के, एंड हम इन सबको सॉल्व करेंगे। और हर एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड का टाइमर मिलेगा। सो पहले आप उस क्वेश्चन को पोज करके या 10 सेकेंड्स के अंदर उसका आंसर कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको सोल्यूशन बता रही होंगी विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 10 seconds टू सॉल्व दिस। सो आई होप कि आपने इसको सॉल्व कर दिया होगा। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनियन ऑपरेटर। सो यूनियन ऑपरेटर का क्या फंक्शन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम सीक्वल की बात करें तो सीक्वल में हम यूनियन का यूज करते हैं ताकि हम ज्वाइन कर सके या कंबाइन कर सके दो सेलेक्ट क्वेरीज को, राइट। तो अगर हम इसका आंसर मैं आपको बताऊं तो इट विल बी इट कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू डिफरेंट क्वेरीज। तो दो डिफरेंट क्वेरी के रिजल्ट को कंबाइन करता है, प्लस दैट हैव सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब ये सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक टेबल है जिसमें से मैंने एज को निकालना है, तो मैंने सेलेक्ट एज फ्रॉम टेबल 1। सिमिलरली एक दूसरा टेबल है जिसमें एज प्रेजेंट है, मुझे उनमें से भी एजेस को निकालना है, तो सेलेक्ट एज फ्रॉम टेबल 2। अब मैं चाहती हूँ इन दोनों का जो रिजल्ट आया है वो मुझे एक सिंगल टेबल में मिल जाए और कॉलम का नेम हो जाए एज, राइट। तो उसके लिए मैं इन दोनों के बीच में यूनियन ऑपरेटर का यूज कर दूंगी ताकि इन दोनों के आंसर्स यूनाइट होके एक सिंगल आउटपुट में हमें शो हो जाए। अब इसके अंदर जो एट्रीब्यूट हम फेच कर रहे हैं दैट इज एज एंड एज, तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स प्लस जो भी एट्रीब्यूट हम फेच कर रहे हैं वो सिमिलर है, तो सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को अगर हम फेच करेंगे तभी हम यूनियन लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नेम एज के साथ नेम भी फेच करती और यहाँ पे नेम फेच नहीं करती तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हो जाते, दैट केस में यूनियन ऑपरेटर वर्क ना करता, right? So this is the complete definition of union operator, that it combined the result of two different queries that have same set of attributes in the select clause. So this is the next question and your timer starts now. Okay, so the question is select statement has 4 clauses where having, group by, order by. The correct order of using these clauses in select statement is. अब पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताती हूँ कि जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से क्लोजेस का हम यूज करते हैं और उनकी क्या सीक्वेंस है, राइट। तो सबसे पहले आता है सेलेक्ट स्टेटमेंट, देन जो भी हम कॉलम्स के चाहते हैं वो सब आएंगे, देन फ्रॉम के बाद हम टेबल का नेम बताते हैं कि कौन से टेबल से मुझे डेटा को फेच करना है, देन वे ऑफ क्लोज आ जाता है जिसके अंदर हम कंडीशंस बताते हैं कि सेलेक्ट के अंदर जो भी डेटा हमें फेच करके लाना है उसकी कंडीशंस यहाँ वेयर के अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। उसके बाद वेयर के बाद अगर मुझे अपने क्वेश्चन को कॉलम के बेसिस पे, किसी भी कॉलम के बेसिस पे ग्रुप करना है तो उस केस में हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज करते हैं जो कि वेयर के बाद आता है, और यहाँ पे कॉलम्स के नेम आते हैं जिनके बेसिस पे मैं ग्रुप करना चाहती हूँ डेटा को। ग्रुप करने के बाद इस ग्रुप डेटा के ऊपर अगर मुझे कोई कंडीशन लगानी है इस ग्रुप डेटा के ऊपर, देन मैं हैविंग क्लोज का यूज करती हूँ एंड यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। एंड एट द एंड जो भी मेरा डेटा फेच होके आया है उसको मुझे किस तरीके से ऑर्डर करना है, तो लास्ट में ऑर्डर बाय क्लोज आ जाएगा।
राइट तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर मुझे कंडीशंस लानी है तो वेयर के अंदर आएंगी वो कंडीशन, एंड ग्रुप बाय को अगर मुझे कोई कंडीशन सेटिस्फाई करानी है तो वो हैविंग के अंदर आएंगी। तो ये एक सीरीज बन जाती है कि इस तरीके से हम इन क्वेरीज के क्लोजेस को लिखेंगे। तो इसलिए करेक्ट होगा वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाय के बाद हैविंग, एंड लास्ट में ऑर्डर बाय। सो फोर्थ आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। So let's go with the third question and you have 10 seconds to solve this. Okay, so the question is communication offered by TCP is. अब आप सबको पता होना चाहिए कि TCP है क्या। So TCP बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल हम रूल कह सकते हैं, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर हम इसे स्टडी करते हैं, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर क्या होता है, लेट से मेरे पास ये एक कंप्यूटर है जो कि मेरा सेंडर कंप्यूटर है जो मैसेज को सेंड करेगा, एंड ये रिसीवर कंप्यूटर है जहाँ पे मैसेज हमारा रिसीव होगा। जब भी हम सेंडर मैसेज को रिसीवर को सेंड करता है, कोई भी वो डेटा पैकेट हो सकता है, मैसेज हो सकता है, तो उस केस में इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। राइट अब ये कनेक्शन जो हम एस्टेब्लिश करते हैं ये हम टीसीपी प्रोटोकॉल की हेल्प से कर सकते हैं। टीसीपी के अलावा भी काफी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कनेक्शन लाते हैं, बट टीसीपी इज वन ऑफ द प्रोटोकॉल फॉर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स और डिफरेंट कंप्यूटर्स। राइट सो टीसीपी इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल के अंदर ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, बिकॉज ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज के थ्रू, राइट तो ये जो कम्युनिकेशन हो रही है किस टाइप की है, क्या ये फुल ड्यूप्लेक्स है, हाफ ड्यूप्लेक्स है, सेमी ड्यूप्लेक्स है, या बाइट बाय बाइट है। तो इसका आंसर होगा फुल ड्यूप्लेक्स। वाई? बिकॉज फुल ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है कि सेंडर भी रिसीवर को मैसेज भेज सकता है एंड रिसीवर भी सेंडर को मैसेज भेज सकता है। तो जो कम्युनिकेशन हो रही है वो टू वे हो रही है। सो देयर इज टू वे कम्युनिकेशन। तो जब भी हमारी कम्युनिकेशन टू वे होती है उसको हम फुल ड्यूप्लेक्स नेम देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो जब हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, तो फोन पे जब भी हम बात कर रहे हैं तो दोनों साइड से बात हम सुन सकते हैं और बोल भी सकते हैं दोनों सेंडर्स। तो दैट इज ऑल्सो फुल ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन। राइट सो द आंसर इज फुल ड्यूप्लेक्स। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके सो द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। तो आपको यहाँ पे एक सूडो कोड गिवन है और आपको इसका आउटपुट बताना है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 इंटीजर्स गिवन है, एक्स वाई एंड जेड। y की वैल्यू 1 इनिशिएट कर दी है, x की वैल्यू इनिशिएट कर दी है 2, एंड z की वैल्यू हमें गिवन है x एक्सोर y। तो बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस साइन का मतलब क्या है। इस साइन का मतलब होता है एक्सोर ऑपरेशन। राइट अब एक्सोर ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर मेरे पास 0 0 है मतलब सेम है तो हमेशा आउटपुट 0 आएगा। अगर सिमिलर है 1 1 है तो भी आउटपुट 0 आएगा। तो हमेशा सिमिलर के लिए फॉल्स आता है, एंड अगर डिफरेंट है 0 1 है तो ट्रू आएगा, या फिर मेरे पास अगर 1 0 है तो भी ट्रू आएगा। राइट सो दिस इज द एक्सोर ऑपरेशन जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। अब y की वैल्यू 1 है एंड x की वैल्यू 2 है, तो मैं 1 को बाइनरी में कैसे लिखती हूँ। तो बाइनरी में हम 1 को लिखते हैं 0 0 0 1, क्योंकि हम 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स वाई। 2 को कैसे लिखते हैं हम 0 0 1 एंड 0, इस तरीके से हम 2 को लिखते हैं। अब मुझे इन दोनों का एक्सोर करना है, बिकॉज इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक्सोर ऑपरेशन है। जो भी रिजल्ट आएगा वो y में स्टोर हो जाएगा और y को प्रिंट करना है। तो इन दोनों का एक्सोर क्या होगा, डिफरेंट है दैट्स वाई 1, डिफरेंट है दैट्स वाई 1, सेम है 0, सेम है 0। सो इसका आंसर आ गया 0 0 1 1। अब अगर मैं इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी तो 0 0 1 1 का मतलब होता है 3। राइट तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। z के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा, एंड जब हम प्रिंट करेंगे द आउटपुट विल बी 3। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अगेन यू हैव 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, so in this question we have how does a compiler different from an interpreter.
आपको पता है कि अगर मैं सी प्रोग्रामिंग की बात करूं, C++ की बात करूं, तो वो सब कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। मतलब इनके कोड को एग्जीक्यूट कौन करता है? एक कंपाइलर। और वहीं अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करूं तो पाइथन को इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो आई होप कि आपने सही आंसर दे दिया। द आंसर इज अ कंपाइलर ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस वाइल द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट इट वन बाय वन। तो जब मैंने आप पूरा कोड लिखा तो जितना भी कोड है, कंपाइलर एक ही बार पूरे कोड को रन करके कंपाइल करके हमें एक आउटपुट दे देता है। आउटपुट में EXE फाइल जनरेट कर देता है। वहीं अगर मैं इंटरप्रेटर की बात करूं तो वो एक एक लाइन को इंटरप्रेट करता है और उसका एक एक लाइन का आंसर मुझे देता है, राइट। अगर सपोज मेरे पास इंटरप्रेटर में लाइन नंबर 1, 2 एंड 3 है। लाइन नंबर 1 ठीक है, सेकंड भी सही है, बट थर्ड में कुछ एरर है, तो इंटरप्रेटर मुझे फर्स्ट और सेकंड लाइन का आउटपुट दे देगा। बट वहीं अगर कंपाइलर होता तो पहले पूरे को चेक करता, अगर एरर आ गया तो एरर दे देगा, वो कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन यू हैव 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो इस क्वेश्चन में है कि सेलेक्ट INSTR, देन स्ट्रिंग गिवन है, देन मैंने अल्फाबेट गिवन है एज मैच पोजीशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक इनस्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया है। ये SQL के अंदर हम फंक्शन यूज करते हैं जो कि स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर आते हैं, राइट। तो इनस्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है? हमसे एक स्ट्रिंग लेता है इनपुट में, तो हमने स्ट्रिंग दे दी कैंपस मॉन्क एंड हमने एक लेटर दे दिया P। और अब ये क्या करेगा? चेक करेगा कि P कहाँ पे प्रेजेंट है। तो P जहां पे भी प्रेजेंट होगा उसका इंडेक्स मुझे रिटर्न कर देगा, राइट। तो अगर मैं इसमें देखूं तो P कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी काउंटिंग हमेशा 1 से शुरू होती है इंडेक्सेस की। तो 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 नंबर पे P प्रेजेंट है, इसलिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 4। तो 4 विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यू हैव 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। Okay, so in this model, how many layer are there in ISO OSI reference model? तो आप सबने OSI मॉडल पढ़ा होगा जिसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरफेस। अब ये एक थियोरेटिकल मॉडल है, इसकी कोई रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बट इसके अलावा एक और मॉडल होता है जो इसी का कॉपी होता है, दैट इज TCP/IP। तो ये मॉडल एक प्रैक्टिकल मॉडल है जो कि रियल वर्ल्ड हमारी एप्लीकेशंस पे रन होता है। बट OSI मॉडल एक थियोरेटिकल मॉडल था जिसको एक रेफरेंस मॉडल की तरह लिया गया था। इस रेफरेंस मॉडल की हेल्प से ही हमने TCP/IP मॉडल को इम्प्लीमेंट किया था, राइट। तो हमें ये बताना है कि OSI मॉडल की कितनी लेयर्स थी। तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स थी। इसके अलावा आपको इन 7 लेयर्स के नेम भी याद होने चाहिए एंड इनकी सीरीज भी याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन लेयर आती है, देन वी हैव प्रेजेंटेशन लेयर, then we have session layer, then we have transport layer, after transport layer we have network layer and then data link layer. After data link layer the last layer is physical layer. So ये टोटल 7 लेयर्स हमारी यूज होती हैं ताकि हमारा मैसेज जब एक सेंडर से रिसीवर तक जा रहा होता है तो ये 7 लेयर से पार होके वो मैसेज जाता है और हर एक लेयर पे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जाती है, तभी वो मैसेज रिसीवर एंड पे जाता है। और रिसीवर एंड पे भी अगेन ये 7 लेयर से मैसेज निकलता है एंड देन वो रिसीवर को रीड होता है, राइट। सो दिस इज बेसिकली एन OSI मॉडल। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको 10 सेकेंड्स देती हूँ। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So the question is, which layer does the data link layer takes packet from and encapsulate them into frame from transmission? So data link layer क्या करता है? अभी हमने पीछे पढ़ा data link layer यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। सो data link layer पैकेट्स को लेता है एंड उन पैकेट्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है फ्रेम्स के अंदर, राइट। सो वी हैव data link layer
एंड उससे ऊपर हमारे पास होती है नेटवर्क लेयर, एंड डेटा लिंक लेयर के बाद हमारे पास जो लेयर होती है दैट इज फिजिकल लेयर. That is physical layer. So we have data link layer, network layer and physical layer. So network layer के अंदर हमारे पास डेटा के पैकेट्स बने होते हैं एंड उन पैकेट्स को डेटा लिंक लेयर कन्वर्ट कर देता है फ्रेम्स में, एंड वो फ्रेम्स फिजिकल लेयर में जाते हैं एंड बिट बाय बिट ट्रांसमिट होते हैं सेंडर से रिसीवर एंड पे. तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटा लिंक लेयर पैकेट्स कौन से लेयर से लेता है. तो ऑफ कोर्स उससे ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज नेटवर्क लेयर, उससे वो ये पैकेट्स लेता है एंड कन्वर्ट कर देता है फ्रेम्स में ताकि वो ट्रांसमिट हो सके, यानी कि फिजिकल लेयर की हेल्प से रिसीवर तक वो जा सके. राइट. सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन यू हैव 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay, so the question is, what type of transmission is involved in communication between a computer and a keyboard? तो अभी मैंने आपको बताया था कि फुल डुप्लेक्स में क्या होता है. फुल डुप्लेक्स के अंदर 2 साइड कम्युनिकेशन होती है. मीन्स दोनों साइड से हम आंसर भी दे सकते हैं और रिप्लाई भी ले सकते हैं. हाफ डुप्लेक्स के अंदर होता है जैसे एक फोन आते थे, टिगी विगिन एंड इस टाइप के कॉल्स आते थे जिसमें एक टाइम पे एक ही पर्सन इनपुट दे सकता है. मतलब अगर एक टाइम पे एक पर्सन बोल रहा है तो उस टाइम पे दूसरा नहीं बोल सकता. राइट. बट सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है, सिंप्लेक्स के अंदर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती है. हम एक ही तरफ से बोल सकते हैं, दूसरी तरफ से कोई आउटपुट नहीं आ सकता. लाइक इस टाइम पे अगर हम यूट्यूब वीडियोज देखें तो हम सिर्फ वीडियोज को देख रहे हैं, वहां से हमारे पास वॉइस आ रही है बट हम वहां तक कोई कम्युनिकेशन नहीं प्रोवाइड करा सकते. सो दैट इज सिंप्लेक्स. और एक आता है हमारे पास ऑटोमेटिक जो कॉम्बिनेशन होता है. राइट. सो अगर मैं इसकी बात करूं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड. तो अगर मेरे पास एक कंप्यूटर की स्क्रीन है एंड कीबोर्ड प्रेजेंट है, तो कीबोर्ड से जब मैं इनपुट देती हूँ कंप्यूटर को, तो क्या कंप्यूटर कभी कीबोर्ड को कोई इनपुट देता है? नहीं. हमेशा इनपुट कीबोर्ड ही देता है कंप्यूटर को. राइट. सो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस टाइप का माना जाएगा? सिंप्लेक्स. सो आंसर विल बी सिंप्लेक्स बिकॉज देयर इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन बिटवीन देम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन यू हैव 10 seconds to answer this question. Okay, so the question is, which of the following allow you to connect and log in to a remote computer? So basically अगर आप सब ने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज की हो, लाइक हमारे पास एक टेलनेट होता है. टेलनेट की हेल्प से अगर मैं कहीं पे भी प्रेजेंट हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं काफी दूर प्रेजेंट हूँ तो मैं दूसरे के कंप्यूटर को, यहाँ पे एक सेंडर है, यहाँ पे एक रिसीवर है, मैं दूसरे के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकती हूँ दूर बैठे. राइट. सो उसी तरीके से टेलनेट एक एप्लीकेशन है जो ऐसा करती है ताकि हम रिमोट कंप्यूटर पे लॉग इन कर सके. वहीं अगर मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊं तो इनमें से SMTP जो है वो एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यानी कि जब हम मेल्स कर रहे होते हैं उस टाइम पे इसका यूज होता है. राइट. एंड HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसका हम यूज करते हैं ताकि हम जब भी कुछ भी वेब ब्राउजर पे सर्च करते हैं तो HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट जाती है, तो वहां पे यूज होता है FTP इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका हम यूज करते हैं जब हम फाइल सेंड कर रहे होते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, फाइल की शेयरिंग करते हैं. सो टेलनेट इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट. और टेलनेट के अलावा सेम टेक्नोलॉजी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया एनीडेस्क. एनीडेस्क हम आजकल यूज करते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट्स पे कोई और हमारी वेबसाइट को रन कर देता है या हमारे कोड को चेक करता है, इस टाइप से हम यूज करते हैं. सो अगेन दिस क्वेश्चन यू हैव 10 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन. Okay, so the question is, what is the size of char in a 32-bit C compiler? तो अब हमें गिवन है कि हमारा जो कंपाइलर है वो 32 बिट्स का है. और अगर मैं करेक्टर की बात करूं, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, मुझे टोटल साइज बता देता है कि मेमोरी के अंदर जब एक करेक्टर को मैं स्टोर करूंगी, लेट से वो करेक्टर A है, तो वो कितनी मेमोरी लेगा. राइट. सो दैट इज 1 बाइट. एक करेक्टर एक
1 बाइट लेते हैं अगर 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कई सिस्टम्स के अंदर वो 2 बाइट्स लेता है, बट नॉर्मली 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में इट टेक्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टारगेटेड एट। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग का हम सब यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, राइट? तो हम इसका क्यों यूज करते हैं? ताकि हम रन टाइम एरर से बच सकें। अब अगर मैं बात करूं रन टाइम एरर की, तो इसका एक एग्जांपल दूं अगर मैं, कि अगर मेरे पास एक एरे है, राइट? मैंने एरे का साइज दे दिया 5 और एरे को डिक्लेयर कर दिया, एक इंटीजर एरे है, बट मैं नीचे उस एरे के अंदर 7th इंडेक्स पे जाके कुछ वैल्यू को स्टोर करा रही हूँ। एरे का साइज 5 है, बट मैं 7th इंडेक्स पे जाके कुछ वैल्यू डाल रही हूँ, मतलब मैं उस साइज से एक्सीड कर रही हूँ। तो इस टाइम पे जो एरर आएगा मैं इसे बोलूंगी कि रन टाइम एरर है। तो इन सब एरर से बचने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं, और इस केस में जो एरर आएगा दैट इज एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन रेज हो जाएगी जिसको हम हैंडल करेंगे यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट, राइट? इसी तरीके से अगर मैं कंपाइल टाइम एरर की बात करूं तो कंपाइल टाइम पे बेसिकली हमारे सिंटेक्स एरर आते हैं। अगर मैंने इंट की जगह INTI लिख दिया तो इस टाइप का एरर जो आएगा वो कंपाइल टाइम पे चेक हो जाएगा और हमारा कंपाइलर इस एरर को बता देगा कि यहाँ पे मिस्टेक है। वहीं अगर मैं लॉजिकल एरर की बात करूं तो लॉजिकल एरर फाइंड करने मुश्किल होते हैं, इसके लिए हमें डीबग करना पड़ता है कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो प्रॉपर क्यों नहीं आ रहा। तो हम एक एक स्टेप को डीबग करते हैं, ड्राई रन करते हैं अपने कोड को और चेक करते हैं लॉजिकल एरर को, राइट? So again, next question. You have 10 seconds to solve this question and your time starts now. Okay, so the question is how many distinct binary tree can be created out of 4 distinct keys? सो क्वेश्चन है कि आपके पास 4 डिफरेंट कीज गिवन है और उन कीज की हेल्प से आप कितने बाइनरी ट्रीज बना सकते हैं डिफरेंट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक नंबर याद होना चाहिए जिसको कैटेन्स ने दिया था अपनी एल्गोरिथम में, और उसे हम बोलते हैं कैटलेन नंबर, राइट? अब ये नंबर क्या था कि अगर मेरे को डिस्टिंक्ट बाइनरी ट्रीज निकालने हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होके आया था, दैट इज C of n इक्वल्स टू 2n factorial divided by n plus 1 factorial multiply by n factorial। तो अगर n के अंदर मैं 4 वैल्यू डालूंगी तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जितने नंबर के मैं डिफरेंट बाइनरी ट्रीज बना सकती हूँ, राइट? सो अगर मैं इसके अंदर डालूंगी 2n तो मेरे पास 4 है तो 4 into 2 8 factorial आ गया, देन 4 plus 1 is 5 so 5 factorial मल्टीप्लाई बाय n फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल। इसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज लिख देती हूँ और 4 फैक्टोरियल को ओपन करूंगी तो 4 3 2 and 1, राइट? तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट हो गया, 4 2 जा 8, तो यहाँ से मैंने 8 को कट कर दिया, एंड 3 1 जा एंड 2 जा 6, तो 7 और 2 बचा, 7 2 जा 14। दैट्स वाई टोटल हम 14 टाइप के डिफरेंट बाइनरी ट्रीज बना सकते हैं हम 4 कीज का यूज करके। अब इसके अलावा आपके पास 5 कीज आ जाए, 6 कीज आ जाए, बस आप n में उसे पुट करेंगे एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपको ये नंबर याद होना चाहिए जो कि एल्गोरिथम से हमने फाइंड किया था यूजिंग कैटेन्स एल्गोरिथम, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगेन यू हैव 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। Okay, so the question is what is the worst case complexity of binary search using recursion, right? अब हम बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, मेरे पास सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ log n, राइट? अब बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है, मेरे पास एक की लिस्ट ऑफ वैल्यूज गिवन होती है सॉर्टेड ऑर्डर में, राइट? तो मेरे पास सपोज लिस्ट है 7 8 22 35 एंड 65।
मुझे इसमें से एक कोई भी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेट्स से 8 फाइंड करना है, राइट। सो बाइनरी ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, अपने इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिड से। तो डिवाइड करने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि वो इस वाले ब्लॉक के अंदर आना चाहिए या इसमें, और उसको डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो सिंगल सिंगल इनपुट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो जब हम वर्स्ट केस की भी बात करते हैं या बेस्ट केस की भी बात करें या फिर एवरेज केस की बात करें, तो बाइनरी सर्च में लॉग एन टाइम ही लेता है वो सर्च करने में, राइट। सो इसलिए लॉग एन टाइम इज द राइट आंसर। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यू हैव 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। Which one of the following is the application of stack data structure? ओके, सो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो हम अगर देखें, मैनेजिंग फंक्शनल गोल, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब में से जो आपका ऑप्शन होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मतलब हमारी मेमोरी के अंदर, हमारी मेमोरी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, उसमें एक पार्ट होता है स्टैक, जिसमें जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो स्टैक के अंदर कॉल चली जाती है, राइट। तो उसको भी कौन मैनेज करता है, हमारा स्टैक डेटा स्ट्रक्चर ही मैनेज करता है। एक बहुत ही फेमस डीएसए प्रॉब्लम है दैट इज स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, इसको भी हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से ही कंप्लीट करते हैं। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को जब इवैल्यूएट करना होता है, लाइक हमारे पास पैरेंथेसिस बैलेंसिंग का चेक करने का एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम स्टैक से ही करते हैं। तो अगर आपके पास डीएसए की अच्छी नॉलेज है, आपको बेसिक्स आते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से इन सब एल्गोरिथम्स के अंदर हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव अगेन 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है और ये बोला गया है कि एक बाइनरी सर्च ट्री हमें क्रिएट करना है जो कि अभी इनिशियली एम्प्टी है, मुझे इन नंबर से क्रिएट करना है एंड उसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा मुझे ये बताना है, राइट। सो सबसे पहले मैं इन गिवन नंबर्स का एक ट्री क्रिएट कर लेती हूँ जो कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में होगा, राइट। एक सिंपल ट्री पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मेरे को बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना है, तो उसके लिए मेरे पास 7 है, तो सबसे पहले 7 आ जाएगा। देन आई हैव 5। अब 5 7 से छोटा है, तो जितने भी नंबर छोटे होंगे वो हमारे लेफ्ट साइड आएंगे और राइट साइड जो 7 से बड़े होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। देन 1। अब 1 छोटा है 7 से, तो लेफ्ट साइड आएगा। 5 से भी छोटा है तो 5 के भी लेफ्ट साइड आएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया 1। देन वी हैव 8 जो कि ग्रेटर देन 7 है, इसलिए वो राइट साइड पे आ गया 7 के। देन वी हैव 3। अब 3 7 से छोटा है तो इस साइड आएगा, 5 से छोटा है तो फिर इस साइड आएगा, पर 1 से बड़ा है तो 1 के राइट साइड आएगा, मतलब कि यहाँ पे 3 आ जाएगा। देन वी हैव 6। अब 6 5 से ग्रेटर देन है एंड 7 से स्मॉलर है, इसलिए इस साइड आएगा 7 के, बट 5 के इस साइड, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। देन वी हैव 0। सो 0 1 से भी छोटा है तो 1 के भी लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा। देन वी हैव 9। अब 8 से ग्रेटर है 9, दैट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा। एंड में हमारे पास 4 और 2 है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 से 4 स्मॉलर है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 से बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, इसलिए 4 यहाँ पे आ जाएगा। देन वी हैव 2। अगर मैं 2 देखूं तो वो 3 से छोटा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरीके से मैंने अपना कंप्लीट ट्री को बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लेफ्ट को लिखते हैं, देन हम रूट नोड को लिखते हैं एंड देन हम राइट वाली नोड को लिखते हैं। अगर मैं बात करूं तो रूट नोड क्या होगी, दिस इज द रूट नोड, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। अब इसके इस वाले ट्री के लिए ये रूट नोड हो जाएगी, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इतने के लिए ये रूट हो जाएगी, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, राइट। इस अकॉर्डिंग अगर मैं आंसर दूंगी तो सबसे पहले आएगा 1, सबसे पहले ये वाली नोड आएगी दैट इज 0, सो 0 आ जाएगा। देन सेंटर 1, देन उसके बाद इसकी राइट साइड पे जाएंगे। अब राइट साइड पे जाए हम 3 है, बट 3 के लेफ्ट में कुछ प्रेजेंट है तो पहले लेफ्ट आएगा, इसीलिए 2 आ गया। देन 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, फिर रूट आ गया 3,
देन 3 के राइट में 4 है तो 4 आ गया। देन अगेन हम वापस गए, अब रूट नोड 5 पे पहुंच गए तो 5 आ गया। देन 5 के राइट में 6 है सो 6 आ गया। देन हम 7 पे गए, रूट नोड आ गई 7, रूट नोड कंप्लीट होते ही देन हमारे पास राइट आ जाएगा तो 8 आ गया और लास्ट में 9 आ गया। तो हम देख सकते हैं आउटपुट कैसे आ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिस इज द आंसर। अब आप कहेंगे कि हमें इतना कम टाइम मिला तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते। तो ये तो हो गया एक कंप्लीट कंसेप्ट कि हम इस क्वेश्चन को कंसेप्ट वाइज कैसे कंप्लीट करेंगे, राइट। बट इसकी एक ट्रिक है जो कि हमें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं कोई भी सीरीज ऑफ नंबर गिवन हो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाती है, राइट। तो बस हमें यही याद रखना था कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में कोई भी सीरीज ऑफ नंबर हो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाती है। तो इन पूरे ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है? ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 3। तो इसलिए इसका आंसर 10 सेकेंड्स क्या 2 सेकेंड्स में हम दे सकते थे कि थर्ड आंसर है, राइट। सो मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिया, साथ ही एक ट्रिक भी बता दी है जो कि आप याद रख सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 10 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन इज द एवरेज डेप्थ ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज। अब जब मैं एक ट्री बनाती हूँ, यहाँ पे रूट नोड होता है, देन यहाँ पे कुछ और नंबर आ जाता है, उसके ग्रेटर वाला यहाँ आ जाएगा, एंड सिमिलरली हम इस तरीके से ट्री बना देते हैं, राइट। सो इस ट्री की जो डेप्थ होती है, मीन्स जो जितनी ये नीचे जा रहा है इसकी डेप्थ है, तो वो कितनी होती है उसको हमेशा हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ लॉग एन। एन क्या होगा? जो भी यहाँ पे सीरीज होगी, लाइक कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कितने स्टेप्स पे जा रहा है। सो दिस इज 1 2 3, राइट। सो बेसिकली इसीलिए इसका आंसर है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन यू हैव 10 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। So the question is, which concept of OOPS encapsulate data and behavior of a real world object into a single entity? मतलब OOPS के अंदर हम काफी सारे फीचर्स पढ़ते हैं, उसमें से कौन सी ऐसी है जो इनकैप्सुलेट कर देता है? सो द आंसर इज इनकैप्सुलेशन। हमें पता होना चाहिए कि इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि जो भी डेटा है और जो भी उसके मेथड्स है, मेथड्स यानी कि जो भी फंक्शन है जो इस डेटा पे वर्क करेंगे, उनको एक सिंगल एंटिटी में बंद कर देते हैं हम, जिसको हम क्लास बोलते हैं। सो दैट इज इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब हम उसके अंदर हिरार्की बनाते हैं, पेरेंट चाइल्ड हिरार्की, राइट। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम सिर्फ फंक्शनैलिटी को शो करेंगे, बट जितनी भी इंटरनल की कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है वो नहीं दिखाएंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एंड पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स, जिसमें हम एक ही चीज को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। Now the next question, again you have 10 seconds to answer this question. Okay, so the question is, to assign the service of the operating system, the interface is provided by the dash. सो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपने दिया? द आंसर विल बी सिस्टम कॉल। सो बेसिकली जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है और मेरे पास सपोज दूसरे प्रोसेस है। अब कोई भी मैं प्रोसेस को रन कर रही हूँ और उस प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट चाहिए, राइट। कीबोर्ड का यूज चाहिए, माउस का यूज चाहिए, कुछ भी इनपुट आउटपुट चाहिए, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से उसके बारे में बोलेगा, बट किस तरीके से कहेगा? सिस्टम कॉल की हेल्प से। तो हमारे सिस्टम में हमें कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होता है, उसके लिए सिस्टम कॉल्स होती है जिनका हम यूज करते हैं, दैट्स व्हाई द आंसर इज सिस्टम कॉल। नाउ अगेन यू हैव 10 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। So the question is, the dash program initiate all aspect of the system from CPU register to device controller and the content of main memory and then start the operating system. Bootstrap, main, bootloader और ROM. So the answer will be bootstrap. So क्या होता है? bootstrap एक प्रोग्राम है, जैसे कि ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसे ही हम अपने माउस पे या मॉनिटर पे बटन पे क्लिक करते हैं, पावर बटन पे,
तो ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम रन हो जाता है। और इसका काम क्या होता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, मेन मेमोरी को और सीपीयू के रजिस्टर को ऑन कर देना। तो जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं अपने फोन को या फिर अपने लैपटॉप की बात करें, जैसे हम उसकी पावर को ऑफ करते हैं तो ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम बंद हो जाता है। एंड जैसे हम अपनी पावर को ऑन करते हैं तो बूटस्ट्रैप का कोड रन होता है और उसके अंदर सारा कोड लिखा होता है कि किस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होगा, मेन मेमोरी को हमारा स्टार्ट कर देता है एंड सीपीयू रजिस्टर्स को भी इनिशिएट कर देता है। ओके, सो हमने यहाँ पे इस सीरीज के अंदर नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस करे हैं जो कि डिफरेंट डोमेन के थे, राइट। तो अगर आप भी टेलटैक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज लाएंगे, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा एंड इसी तरीके से क्वेश्चंस भी सॉल्व करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट